ऑन्ड्रे मैरी का जन्म 4 जून 1933 को अलाबामा के ब्लू माउंटेन में एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके माता पिता एक मिल में काम करते थे और बहुत मुश्किलों से अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। मैरी के जन्म के कुछ समय बाद उसकी मां काम पर लौटने के लिए उसे अपने एक रिश्तेदार के घर छोड़ आई थी। हालांकि उसकी मां और पिता ने अपनी पूरी कोशिश की कि मैरी को किसी चीज की कमी महसूस न हो। मैरी बचपन से ही एक जिद्दी लड़की थी। जब भी उसे किसी चीज से मना किया जाता तो वह रोने लगती और उसके माता पिता को उसकी बात माननी पड़ती। उसकी यह आदत बचपन से ही रही थी कि वह अपने पिता से अच्छे कपड़े, खिलौने और अन्य चीजों की मांग करती। उसके पिता फ्रेजियर भी अपनी बेटी को कभी भी निराश नहीं करते थे। फ्रेजियर अपनी बेटी को मजदूरी से बाहर एक अच्छा जीवन देने का सपना देखते थे। वे नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी बड़ी होकर उसी जैसे काम करे। इसलिए 1945 में उन्होंने मैरी को लेकर ब्लू माउंटेन छोड़कर एनिस्टन शहर में शिफ्ट होने का फैसला किया। एनिस्टन ब्लू माउंटेन के पास ही था, लेकिन वहां के सामाजिक और आर्थिक हालात बिल्कुल अलग थे। ब्लू माउंटेन में ज्यादातर गरीब परिवार थे जो मिलों में काम करते थे, जबकि एनिस्टन में लोग आर्थिक रूप से ज्यादा संपन्न थे। मैरी ने अपनी 7वीं कक्षा की पढ़ाई क्विंटार्ड जूनियर हाई स्कूल में शुरू की। वह स्कूल की सबसे सुंदर लड़कियों में से एक थी और पढ़ाई में भी काफी अच्छी थी। उसी समय उसकी मुलाकात फ्रैंक हिली से हुई, जो एनिस्टन के एक अच्छे परिवार से था। फ्रैंक ने मैरी को पसंद किया और दोनों के बीच एक प्यार भरा रिश्ता बन गया। फ्रैंक ने हाई स्कूल खत्म करने के बाद अमेरिकी नेवी में भर्ती होने का फैसला लिया। 1959 में जब फ्रैंक छुट्टियों में घर वापस आया तो उसने मैरी से शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे मैरी ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। शादी के बाद फ्रैंक नेवी की सेवा के लिए कैलिफोर्निया चला गया, जबकि मैरी अपनी स्नातक की पढ़ाई के लिए एनिस्टन में ही रुक गई। कुछ समय बाद फ्रैंक का ट्रांसफर बोस्टन हो गया और वहीं रहते हुए मैरी को पता चला कि वह गर्भवती है। जब फ्रैंक का अमेरिकी नेवी में सेवा का समय खत्म हुआ तो दोनों वापस एनिस्टन लौट आए। यहां फ्रैंक ने एक छोटा सा घर खरीदा और स्टैंडर्ड फाउंड्री नामक कंपनी में शिपिंग विभाग में काम करने लगा। मैरी ने एक अन्य कंपनी में सेक्रेटरी के पद पर काम करना शुरू किया। 11 नवंबर 1952 को मैरी ने अपने पहले बच्चे माइकल हिली को जन्म दिया। मैरी अपने बेटे माइक से बहुत प्यार करती थी। माइक को वह महंगे कपड़े और गिफ्ट्स खरीद कर देती थी। माइक को किसी चीज की भी जरूरत होती तो मैरी तुरंत उसे पूरा करती। फ्रैंक हालांकि माइक की ज्यादा छूट देने से खुश नहीं था। वह चाहता था कि माइक को कुछ नियमों और अनुशासन का पालन सिखाया जाए, लेकिन मैरी ने इसके बारे में कभी नहीं सुना। इस कारण उनके बीच अक्सर विवाद होते रहते थे। 1960 में मैरी ने एक और बच्चे कैरल को जन्म दिया। अब उनके पास 2 बच्चे थे, माइक और कैरल। लेकिन मैरी का व्यवहार कैरल के साथ ठीक नहीं था। वह माइक को बहुत प्यार करती थी, जिससे कैरल के साथ उसका रिश्ता तनावपूर्ण हो गया था। समय के साथ फ्रैंक को प्रमोशन मिला और वह फोरमैन बन गया। मैरी की भी तरक्की हुई और अब वे दोनों ज्यादा पैसे कमाने लगे। हालांकि मैरी की खर्च करने की आदत जस की तस बनी रही। वह महंगे कपड़े पहनना, पार्टी करना और बच्चों के लिए गिफ्ट्स खरीदना जारी रखती थी। साथ ही वह अक्सर लोगों से पैसे उधार लेने लगी, जिससे फ्रैंक बहुत परेशान रहने लगा। फ्रैंक ने बार बार मैरी को समझाया कि उसे अपनी फिजूल खर्ची पर काबू पाना चाहिए, लेकिन मैरी ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। कुछ समय बाद फ्रैंक की तबीयत खराब होने लगी। एक दिन जब फ्रैंक काम से बीमार होकर घर लौटा तो उसे बिस्तर में मैरी के मालिक वॉल्टर क्लिंटन के साथ पाया। यह घटना फ्रैंक के लिए बहुत दुखदाई थी और उसने अपने बेटे माइक को इस बारे में बताया, लेकिन अपनी बिगड़ती सेहत का जिक्र नहीं किया। फ्रैंक की खराब तबीयत को देखते हुए मैरी ने उसके लिए $31,000 का जीवन बीमा खरीदा। इसके कुछ दिनों बाद 1975 में फ्रैंक की हालत बहुत गंभीर हो गई। 25 मई 1975 को वहां से वे अपने यार्ड में घबराए हुए और बेचैन घूम रहे थे। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने पाया कि वह हेपेटाइटिस से पीड़ित थे और उनका लिवर फेल हो चुका था। तमाम कोशिशों के बावजूद फ्रैंक की जान नहीं बचाई जा सकी। फ्रैंक की मृत्यु के बाद मैरी को उसके जीवन बीमा के पैसे मिल गए। अपनी आदत के अनुसार मैरी ने उन पैसों को ऐशो आराम में उड़ा दिया। इसके 3 साल बाद मैरी ने अपनी बेटी कैरोल के लिए भी $25,000 का जीवन बीमा खरीदा। कुछ दिन बाद कैरोल की हालत बिगड़ने लगी और उसके लक्षण भी ठीक फ्रैंक जैसे थे। उसके हाथ सुन्न पड़ने लगे और बेचैनी बढ़ने लगी।
मैरी ने उसे एक इंजेक्शन दिया और जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि यह इंजेक्शन उसकी एक नर्स दोस्त ने दिया है। लेकिन इस इंजेक्शन से कैरोल की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। उसकी स्थिति और भी बिगड़ने लगी। इस बीच डॉक्टरों को शक हुआ कि कैरोल की समस्या मानसिक हो सकती है, क्योंकि वह बार बार यह कह रही थी कि वह मरना चाहती है। उसे यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बामा हॉस्पिटल में भर्ती किया गया और वहां डॉक्टरों ने जांच की तो पाया कि उसके शरीर में आर्सेनिक धातु की मात्रा बहुत अधिक थी। यह बात साफ हो गई कि कैरोल को लंबे समय से जहर दिया जा रहा था। इसके बाद माइक ने अपने पिता की बॉडी की भी जांच कराने का फैसला लिया और पाया कि फ्रैंक के शरीर में भी आर्सेनिक की अधिक मात्रा थी। इसके बाद पुलिस ने मैरी को गिरफ्तार किया और 25 अक्टूबर 1979 को उसे फिर से हत्या और हत्या के प्रयास के आरोप में जेल भेज दिया। नवंबर 1979 में उसे कुछ समय के लिए जमानत पर रिहा किया गया, लेकिन 1980 में उसने एनिस्टन से फ्लोरिडा भाग जाने का फैसला किया। फ्लोरिडा में उसने अपना नाम बदलकर रॉबी हेनन रखा और जॉन होमन से शादी कर ली। लेकिन कुछ साल बाद उसकी असलियत सामने आ गई और उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। उसे एनिस्टन वापस भेजा गया और 1983 में उसे अपने पति की हत्या और बेटी की हत्या के प्रयास के आरोप में सजा सुनाई गई। 1987 में जेल में अच्छा व्यवहार करने के कारण उसे 3 दिन की छुट्टी मिली, लेकिन फिर से वह गायब हो गई। 4 दिन बाद उसे ढूंढ लिया गया और उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। कुछ समय बाद दिल का दौरा पड़ने के कारण उसकी मौत हो गई।